दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी आपकी जो 5 अंकों की क्लास होने वाली है, यानी कि इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मुगल साम्राज्य, सल्तनत, इन सब से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन मुझे जहां लगेगा मैं वो भी देती चलूंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए है। पहला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी। ये देखिए, मैं आपको बताती भी चल रही हूँ किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने नहीं दिया था तो उनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे कि आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कि किस जगह पे क्या चीज़ पाई गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर की गई थी दोस्तों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा आपका कहाँ पर है, किस राज्य में? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। दोस्तों, मैं अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगी जिसमें कि मैंने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा भी हुआ है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सैंध सभ्यता का स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से हुआ है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए फटाफट। जो आपको पता है ग्रेट बाथ जिसे बोलते हैं, कहाँ से मिला है? वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, जो कहाँ पे इस समय पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है इस समय? पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी लोकेशन सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ में है, बिल्कुल सही है। लोथल आपका गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा मैंने अभी बताया आपको, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, रोपड़ आपका पंजाब में है। और आपका बताइए हरियाणा में क्या है दोस्तों? हरियाणा में आपका क्या है? राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो बताइए इसमें से कौन सा पाकिस्तान में है? देखिए, कालीबंगा मैंने आपको बता दिया राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, आलमगीरपुर आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सा बचा? हड़प्पा बचा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों आपकी इस समय कहाँ पर लोकेशन है? पाकिस्तान में लोकेशन है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों आपकी इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, राखीगढ़ी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा एक स्थान हड़प्पा का बंदरगाह था? तो कौन सा था दोस्तों? लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में पाया जाता है। वहां पे क्या है? हड़प्पा का बंदरगाह था। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पत्तन नगर भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जलपोत होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जल प्रबंधन यानी कि वाटर रिजर्वायर जो था, जैसे कि आजकल आप देखते हैं, वैसा कहाँ पे मिला है? तो वैसा दोस्तों मिला था धौलावीरा में। कहाँ मिला था? धौलावीरा में। धौलावीरा भी कहाँ है? धौलावीरा भी ये आपका गुजरात में है। ठीक है, 6 का बी होगा। धौलावीरा में क्या है? धौलावीरा में आपको जल प्रबंधन की उच्चतम व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ये आपका ऋग्वेद है। 7 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऋग्वेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी किस वेद में क्या चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सूची का मिलान करना है। यजुर्वेद में क्या लिखा है दोस्तों? यजुर्वेद में आपके एक स्त्रोत और कर्मकांड दिए हुए हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं व ईश्वर की महिमा है। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं। ठीक है, ऋग्वेद में खाली स्रोत लिखे हुए थे और कर्मकांड लिखे हुए थे, जो भी आपकी मंत्र जप वगैरह होते हैं वो यजुर्वेद में, जो भी चीज़ों का जरूरत यज्ञ में पड़ती है उनको यजुर्वेद में माना गया है। ऋग्वेद में जितनी प्रार्थनाएं हैं वो हैं। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद आपका। ठीक है, जादू टोना टोटका पूछा जाए किससे संबंधित है, आप बताएंगे अथर्ववेद से। 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। नेक्स्ट देख लीजिए। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें दोस्तों दर्शन पर आधारित होती हैं। 9 का आपका डी हो जाएगा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। ठीक है, अगर हम पूछा जाए कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष पर चर्चा मिलती है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष पर चर्चा मिलती है, तो आप बताएंगे उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष पर चर्चा मिलती है आपको। नेक्स्ट देखिए। नचिकेता और यम का संवाद ये किस उपनिषद से मिलता है? देखिए, ढेर सारी उपनिषद सी आपके पास, उनमें से अगर पूछा जाए कि किसमें नचिकेता और यम का संवाद बहुत फेमस है, किसमें मिलता है, तो आप बताएंगे कठोपनिषद में। किसमें? 10 का सी हो जाएगा, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का जो संवाद है वो आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद।
देखिए ये जो प्रश्न, ये सब चीज़ जो है मैंने आपको उसमें क्लास में कराई हुई, वीडियो का लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप क्या देखिए, आपको पता है कि पहले की नदियों के नाम, वैदिक नदियों के नाम अलग थे, आजकल आधुनिक नदियों के नाम बदल दिए गए हैं। वो क्या है, सूची का मिलान करना है। तो कुभा का काबुल है, बिल्कुल ठीक। परुष्णी रावी नदी होती है, आजकल रावी इसको बोलते हैं, उसका नाम क्या था, परुष्णी। सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं, और सुतुद्री सतलज नदी को बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात कर लें एक और हमारे पास चेनाब नदी, जिसे आप जानते हैं चेनाब, उसका क्या नाम था, उसका नाम था अस्किनी। क्या नाम था, अस्किनी, चेनाब नदी का नाम, ठीक है। चेनाब नदी का नाम क्या था, अस्किनी था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध जो था बहुत ज़्यादा फेमस है, वो किस नदी पर तट पर लड़ा गया, तो वो लड़ा गया था दोस्तों परुष्णी पर। परुष्णी का क्या नाम है, परुष्णी का आधुनिक नाम मैंने अभी आपको बताया क्या है, रावी है। अगर आपसे पूछा जाए रावी नदी का वैदिक नाम क्या था, आप बताएंगे परुष्णी। और इस पर क्या फेमस है, जो राजा थे भरतों के राजा सुदास, उन्होंने क्या किया था, विरोधी जातियों को हराया था, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध बोला जाता है इसे। नेक्स्ट देख लीजिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके थे, सबसे ज़्यादा मंत्र किसके थे दोस्तों, अग्नि से संबंधित थे। ऋग्वेद में आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा किसके मंत्र थे संख्या में, तो आप बताएंगे अग्नि के थे, ठीक है। 13 का आपका ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसके हैं, अग्नि के हैं, ठीक है। अगर हम उससे ज़्यादा पूछें किसके पास से, तो आप बताएंगे सूक्त जो है वो 250, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है। 250 जो है वो किसके थे, इंद्र से संबंधित थे। 250 किससे थे, इंद्र से संबंधित थे। उसके बाद अग्नि देवता के थे, अग्नि देवता के 200 सूक्त थे, ठीक। सबसे ज़्यादा इंद्र के हैं, लेकिन इंद्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने आपको अग्नि बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद। हाँ, ये आप बता सकते, पूछा जाए वैदिक आर्यों का लोकप्रिय देवता कौन था, तो आप बताएंगे इंद्र, क्योंकि इंद्र पर 250 सूक्त थे। तो लोकप्रिय कौन था, लोकप्रिय जो देवता थे वो इंद्र थे। यहीं पे एक और चीज़ की बात होती, वो क्या है, पुराणों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे पुराणों की संख्या कितनी दोस्तों, 18 है, ठीक है। एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगी, पूछा जाता है कई बार कि गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से मिला है। गायत्री मंत्र भी दोस्तों, इसका उल्लेखन कहाँ है, गायत्री मंत्र का उल्लेखन ऋग्वेद में किया हुआ है। साफ साफ ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। और ये किसको समर्पित है दोस्तों, ये सविता को समर्पित है। सविता यानी कि सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सविता। सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। और किस में मिलती है, तृतीय मंडल में वर्णित है। किस में वर्णित है, गायत्री मंत्र वाली बात तृतीय मंडल में वर्णित है। समझ में आ गया होगा। गायत्री मंडल कहाँ मिलता है, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में मिलता है। सविता या सूर्य देवता को समर्पित है, तृतीय मंडल में इसकी बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुराणों की संख्या मैंने बता दी आपको, कितनी पुराण है इस समय, पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन सी है, कौन कौन से बता देती हूँ। मत्स्य है, मार्कंडेय है, भविष्य है, भागवत है, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण, ये सभी नाम है। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना दूसरों की थी, लोम हर्ष ऋषि थे। क्या नाम था इनका, लोम हर्ष ऋषि, तथा उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। इन दोनों लोगों के द्वारा पुराणों की रचना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध, और आपको मैंने बताया था उस दिन कि उसमें एक दो चीज़ और बताई थी, जैसे कि अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, बताएंगे। अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, गायों के लिए हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल, तो आप यहाँ पे कपिलवस्तु न मार के लुम्बिनी मारना। कपिलवस्तु के निकट कौन सी जगह थी, लुम्बिनी नेपाल थी, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये किससे मिलती है दोस्तों, ये मिलती है अशोक के, उससे कौन से अभिषेक से, अशोक के किस अभिलेख से, रुमिन देई। क्या अभिलेख का नाम था, देखिए दोस्तों रुमिन देई अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया, निर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कुशीनगर में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। अलार कलाम कौन थे, अलार कलाम कौन थे दोस्तों, बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे ये, बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। देखिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी बोध गया से।
बोध गया में उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ये कहाँ पर दिया इन्होंने? पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन क्या है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? देखिए, मैंने आपको चारों संगीतियाँ इसलिए बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको 2 लिंक दूंगी वीडियो के, प्लीज़ फटाफट जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा कि 2 आपकी क्या कहते हैं 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, और चारों संगीतियों में कौन कौन उसमें राजा थे, कौन उसके अध्यक्ष थे, और किसके शासन काल में हुई, और क्या क्या हुआ, कब कौन से पीटक की आपको पता है 3 पीटक का संकलन हुआ था। तीनों पीटक का जो संकलन हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, उसके लिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं वो बातें बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, रिवीजन कराने का कोई फायदा नहीं होगा। तो 20वें का क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? 20 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, चौथी संगीति जब हुई थी तब। नेक्स्ट देख लीजिए, चौथी संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी आपकी दोस्तों? कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में। कनिष्क शासनकाल था और उस समय क्या हुआ था? महायान और हीनयान शाखा में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, त्रिपीटक किस संबंधित? मैंने बताया त्रिपीटक आपका संबंधित किससे है? किस संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 21 का आपका बी हो जाएगा। कौन कौन सी थी बताइए? विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक। ठीक है, 3 पीटक थी आपकी। नेक्स्ट देख लीजिए, किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। अगर हम आपको बता दें यहीं पे तो सुन लीजिए एक बार। पहली संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? पहली संगीति आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी की बात करें तो दूसरी कहाँ पर हुई थी आपकी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ पर हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? चौथी आपकी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों बताइए? कौन है? ऋषभदेव। बिल्कुल सही है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। और संस्थापकों को क्या बोला जाता था? जो गुरु होते थे उन लोगों को क्या बोलते थे? उन लोगों को बोलते थे तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट देख लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। 24 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वैशाली के निकट है कुंड ग्राम। कहाँ पर है? वैशाली के निकट है कुंड ग्राम आपका, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात कर ले तो क्या कहते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी पावपुरी में। पावपुरी कहाँ है दोस्तों? पावपुरी राजगीर के समीप है। कहाँ पे है? राजगीर के समीप है। राजगीर के समीप है पावपुरी। ठीक है, 25 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। एक बात और बता दूं यहाँ से कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए दोस्तों कैवल्य बोला जाता है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। अगर पूछा जाए जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन था तो आप बताएंगे महावीर स्वामी ही अंतिम थे। ठीक है, पहला प्रथम शिष्य बता दिया मैंने आपको, जमाली थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इसका आंसर है कौशाम्बी। रट के रखिए आप। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है दोस्तों? कौशाम्बी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से आने आते थे? क्योंकि मौर्य समाज आपका है, इसके बाद सीधे उसमें क्वेश्चन में तो मैंने सीधे मौर्य समाज उठा लिया है। चाणक्य बचपन में किस नाम से आने आते थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल सही विष्णुगुप्त होगा। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों? चाणक्य ने बुक लिखी थी ना अर्थशास्त्र पे। कौन सी बुक लिखी थी बताइए? क्या नाम था उनकी बुक का? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा, मैं बताऊंगी नहीं। कौन सी बुक थी? अर्थशास्त्र के लेखक का क्या नाम था बताइए? चलिए बताएंगे आप लोग। ठीक है, बचपन में क्या नाम था चाणक्य का? बचपन में नाम था विष्णुगुप्त। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो किस शासक ने बनवाया सांची का स्तूप था दोस्तों? अशोक ने। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ अगर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मैंने बता भी दिया आपको किसकी बुक है। अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य की बुक है। किसकी बुक है? कौटिल्य की बुक है। उनका बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम था इस बुक का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सांची का स्तूप मैंने बता दिया किसने बनवाया। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ठीक है,
अगला देख लीजिए उसके बाद, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक ने जैसे अभिलेख क्या होते थे, जैसे जीते या कुछ किया, कुछ भी बड़ा काम किया तो वो लोग क्या करते थे, पिलर्स पे अपना नाम उल्लिखित करवाते थे। तो पहली बार अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? दोस्तों इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने जितने भी अभिलेख थे इनके अशोक के उसको पढ़ा था पहली बार। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 30 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? कौन सा ऐसा अभिलेख था जहां पर अशोक का नाम मेंशन था? बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, मास्की का लघु शिलालेख। वहां पर क्या है? अशोक का नाम उल्लिखित है। ठीक है, ये अभिलेख वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के। ठीक है, जैसे पूछे कि अगर केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वो कौन सा था? वो आपका भाब्रू अभिलेख था, जहां पर अशोक ने स्वयं को क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था उस अभिलेख में। अभिलेख है ये, ठीक है, अभिलेख में। और मास्की का लघु शिलालेख में मैंने क्या बताया, क्या पता चलेगा? उससे पता चला था कि वहां पे अशोक का नाम लिखा हुआ था मास्की का लघु शिलालेख में। ठीक है, रुमिनदई में मैंने क्या बताया अभी आपको, वहां से पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है भी आपको अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस शिलालेख में? दोस्तों 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियां जो भी हुई थी उनके बारे में लिखा गया है। ठीक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें है? बताइए। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र में जो किसने लिखी थी? कौटिल्य की लिखी हुई किताब थी, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक, 33 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, क्या था? बताइए। तक्षशिला। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा केंद्र था मौर्य काल में? तक्षशिला था। ठीक है, 35 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा था दोस्तों? समुद्रगुप्त को। 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? किसके सैन्य अभियान के बारे में देती है दोस्तों? समुद्रगुप्त में। और समुद्रगुप्त को क्या बताया मैंने? अब उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। एक दो चीजें मेरी रह गई, जैसे कि आपसे मैं पूछना ये भूल गई, मेगस्थनीज किसकी बुक है? तो मेगस्थनीज दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? मेगस्थनीज लिखी गई है, सॉरी, मेगस्थनीज के द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है इसका? इंडिका। और ये क्या था दोस्तों? मेगस्थनीज किसके टाइम में था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चलिए, मेगस्थनीज की बुक का नाम इंडिका है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो किस गुप्त शासक ने की थी दोस्तों? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। कालिदास किसके शासन काल में थे? तो आपको बताना है कालिदास किसके शासन काल में थे। फटाफट से बताइए, आप सभी को मुझे लगता है इसका उत्तर पता होगा। किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दोस्तों क्या था? उनके पास नवरत्न थे। कौन थे? नवरत्न थे, यानी कि 9 प्रसिद्ध लोग थे उनके शासन काल में। उसी नवरत्न में से कालिदास भी एक थे। 9 रत्न में 9 ऐसे ऐसे लोग थे जो किसी किसी चीज़ में फेमस थे। जैसे कि अगर हम महाकवि की बात करें तो कालिदास थे। अगर हम चिकित्सक की बात करें तो धन्वंतरी थे। ठीक है, अगर हम ऐसे एस्ट्रोनॉमर की बात करें तो वाराह मिहिर थे। ठीक, ऐसे ज्योतिष की बात करें तो छपड़क थे। ज्योतिष का नाम क्या था? छपड़क। ये ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर था उनके टाइम पे। ठीक है, ऐसे जादूगर की बात करें तो वेताल भट्ट थे। ऐसे उनके 9 रत्न थे, 9 लोग थे जो स्पेशलाइज थे किसी किसी चीज में। तो कालिदास क्या थे? महाकवि थे। 39 का बी हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी दोस्तों? दिनार। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको दिनार बोला जाता था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिया? किसने दिया था दोस्तों? 41 का क्या हो जाएगा? 41 का ए हो जाएगा। गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम वगैरह और पैसे वगैरह सबसे ज्यादा उन्होंने दिए थे। ठीक है, 41 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बताइए। तो सांख्य दर्शन में किसका है दोस्तों? 42 का ए हो जाएगा, कपिल का है। कपिल का क्या है? कपिल का सांख्य दर्शन है। पतंजलि का क्या है?
पतंजलि दोस्तों मैंने बता रखा किससे है, योग दर्शन से। पतंजलि किससे संबंधित है, पतंजलि आपका योग दर्शन से संबंधित है, ठीक है। गौतम किससे है, गौतम आपका न्याय दर्शन से संबंधित है, ठीक है। कपिल आपका सांख्य दर्शन, गौतम आपका न्याय दर्शन और पतंजलि आपका योग दर्शन से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीमांसा के प्रणेता कौन थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे दोस्तों, जैमिनी। कौन थे, जैमिनी। 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 43 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर्षचरित नामक बुक किसने लिखी थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, किसने लिखी थी बताइए ये पुस्तक। ये पुस्तक लिखी थी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी, ठीक है, हर्षचरित लिखी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन से थे वो सम्मेलन दोस्तों जिसका आयोजन किया था हर्षवर्धन ने, कन्नौज तथा प्रयाग। ये क्या है, प्रयाग। कन्नौज तथा प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था उसने, नालंदा विश्वविद्यालय में। और वेन सांग किसके टाइम पर आया था, तो आप बताएंगे वेन सांग जो है वो आपका हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। कब आया था वो, हर्षवर्धन के टाइम पर वेन सांग भारत आया था। और पढ़ाई उसने कहाँ पर की, नालंदा विश्वविद्यालय में की थी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में उसने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों, धर्मपाल ने की। 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए सब सारे आपके गुप्त वंश की चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, मैं उन्हीं को यहाँ पे कवर कर ली हूँ। धर्मपाल का नाम आपको याद रखना हो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी उन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। हम लोग मुगल साम्राज्य पे आ गए हैं। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, बताइए इसमें से कौन था। बिल्कुल सही, इसका उत्तर सभी को पता है लगभग। इसका उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, वो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है, जो पहली बार इंडिया पर जिसने आक्रमण किया था, मुस्लिम जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, अल बरूनी भारत किसके साथ आया। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। और अच्छा एक बात और, मोहम्मद बिन कासिम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों एक अरब था। कौन था ये, अरब था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था। अल बरूनी दोस्तों किसके साथ आया था भारत, ये आया था महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी के साथ कौन आया था, अल बरूनी आया था। इसकी किताब बहुत फेमस है, कौन सी है, किताबुल हिंद। क्या नाम है इसकी किताब का, किताबुल हिंद, ये इसकी किताब है, ठीक है, बहुत फेमस है। अल बरूनी लेखक था, उनके साथ जो आया था कौन, क्या नाम था उसका, महमूद गजनी, उनके साथ ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था। तो कौन था दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, अल बरूनी। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम इतिहासकार था, प्रथम मुस्लिम विद्वान था, ठीक है। 50 का आपका क्या हो गया, 50 का आपका सी हो जाएगा। महमूद जो गजनी था उसने क्या किया था दोस्तों, एक तरफ उसने चांदी के सिक्के में, एक तरफ चांदी का सिक्का उसने जारी किया, एक तरफ उसने संस्कृत के लेख लिखवाए थे और एक तरफ अरबी के लेख लिखवाए थे। एक तरफ संस्कृत के और एक तरफ अरबी के लेख लिखवाए थे, ठीक है, उसने सिक्कों पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहम्मद गोरी की बात कर लेते थोड़ा सा है। मैंने क्वेश्चन में जो पूछा पहले उसका आंसर बता देती हूँ। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों, 1194 में। इसका नाम क्या था, इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध, जो किसके बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। अब हम बात कर लेते थोड़ी सी है कि मोहम्मद गोरी ने, पहले आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान से उनकी लड़ाई हुई थी। कौन सी हुई थी दोस्तों, उसका नाम था बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, बैटल ऑफ तराइन दूसरी बार। उसमें क्या हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी ने उनको हरा दिया, किसको, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद 94 में चंदावर का युद्ध हुआ और जयचंद को भी हरा दिया। नेक्स्ट देख लीजिए, किसे लाख बख्श के नाम से आना जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, गुलाम वंश की स्टार्टिंग हो गई है, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हो गई है। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनको क्या बुलाते थे, उनका नाम था
लाख बख्श यानी कि लाखों को देने वाला। और क्या बोलते थे इनका एक और नाम था, उसे क्या नाम था, कुरान ख्वां। बहुत अच्छा और बहुत मीठा गाते थे, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, कुरान ख्वां, कुरान का पाठ करने वाला। ठीक है, और ये गुलाम वंश के संस्थापक भी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो कौन थी, देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन था, कुतुबुद्दीन के बाद, ऐबक के बाद, उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश बना। और इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, रजिया सुल्तान। यही आपकी भारत की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी ये रजिया सुल्तान। ठीक, 53 का ये हो गया आपका। अगर आपसे एक और चीज़ पूछी जाए, इल्तुतमिश के टाइम पे कौन भारत आया था दोस्तों? इल्तुतमिश के टाइम पर चंगेज़ खां भारत आया था। कौन आया था? चंगेज़ खां भारत आया था। आपसे पूछा जाता है कई बार, चंगेज़ खां किसके शासनकाल में आया था भारत? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किया था मैं यही बता देती हूँ आपको। एक तो इन्होंने काम क्या किया था, कुतुब मीनार आदि बनवाए पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और क्या करवाया इल्तुतमिश के टाइम में? चंगेज खां आया था। और क्या हुआ था? इकता इसने जारी किए थे। क्या जारी किए थे? इकतादारी व्यवस्था जारी हुई थी। किसके टाइम में? इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तुर्काने चहलगानी, 40 लोगों की एक फौज बनाई थी, तुर्काने चहलगानी उसका बोला जाता था नाम। ठीक है, उसकी भी घोषणा की थी इल्तुतमिश ने, सब बता रही हूँ। इनकी बेटी का नाम रजिया सुल्तान था और ये पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट देख लीजिए, किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी दोस्तों? बलबन ने अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। इसी ने दोस्तों नौरोज, जो कि पारसियों का त्यौहार था, ये भी इसने मनाना शुरू करवाया, नौरोज। ठीक है, और इसने क्या किया दोस्तों? तुर्काने चहलगानी जो इल्तुतमिश का था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, सिजदा की भी शुरुआत इसी के टाइम पे हुई। किसकी? सिजदा, नौरोज, इन सब की शुरुआत किसके समय हुई? बलबन के टाइम पर हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो किसने किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। क्या क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको बता देती हूँ। एक तो PWD जिसे आप बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो आपका क्या कहते हैं PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PWD नहीं होता है, PDS होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसकी शुरुआत की। मूल्य नियंत्रण की शुरुआत की। भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि को मेजरमेंट की स्टार्टिंग भी इसी ने की, अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या किया इसने? कुछ कर स्टार्ट किए, जैसे गृह कर वगैरह स्टार्ट किए थे इसने। ठीक है, गृह कर ये सब स्टार्ट किए थे किसने? ये सब स्टार्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद उसने व्यवस्था को लागू करने के लिए भूमि की पैमाइश कराकर उसने कर स्टार्ट कर दिया, टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया था कि भूमि को मेजर करो, देखो कितना उत्पादन हो रहा है और उस पर टैक्स लो। उसके लिए उसने अलग विभाग बना दिया, उसका क्या नाम था? दीवाने मुस्तक राज। क्या नाम था इसका? दीवाने मुस्तक राज। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, अमीरे कोही नामक विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अमीरे कोही नामक विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, बताइए? अमीरे कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया। 56 का आपका C हो जाएगा। इसने देखिए बहुत काम किए थे, इसने भी फसल चक्र वगैरह, जो क्रॉप रोटेशन आप आजकल सुनते हैं ना, वो सब मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत की थी। और बहुत पढ़ा लिखा था, पता है, बहुत पढ़ा लिखा था। दीवाने कोही, अमीरे कोही, ऐसा कुछ पूछेंगे तो आप बताएंगे किसने शुरुआत की? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत की थी। इसने क्या किया दोस्तों? इसने राजधानी जो दिल्ली थी उसको कहाँ ले आया? दौलताबाद ले आया था। ये राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई व उन्हें राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, बताइए? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे मैंने आपसे पूछा अल बरूनी के बारे में, वैसे इब्न बतूता के बारे में बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन C। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही कहाँ से आया? मूर देश यानी कि मोरक्को का यात्री था। ये कहाँ का था? किस देश का था? मोरक्को यानी कि अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को कहाँ पर है? मोरक्को आपका अफ्रीका में है। अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, किसके समय पे आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की शुरुआत की? तो रोजगार कार्यालय की शुरुआत किसने की दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। 58 का B हो जाएगा। रोजगार कार्यालय जो आपको आजकल से आज के टाइम पे, वैसे उस समय भी उन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की शुरुआत की थी। और क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? अशोक के 2 स्तंभ थे मेरठ एवं टोपरा में, उनको क्या करा? दिल्ली ले आया। अशोक के 2 स्तंभ मेरठ टोपरा के, उनको कहाँ? दिल्ली ले आया। और क्या किया? नहरों को बनवाया।
फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया, नहरों को बनवाया। और क्या किया उसने, सिंचाई कर लेना शुरू कर दिया, इरिगेशन पर टैक्स देना शुरू कर दिया। उसे क्या बोलता था, हक्के शर्ब। क्या बोलता था उसे, उस कर को, हक्के शर्ब। ठीक है, हक्के शर्ब। और एक चीज़ और बताऊंगी आपको, यहाँ पर रोजगार कार्यालय स्टार्ट किया था। और इसके समय पे अभी क्वेश्चन, ये देखिए प्रश्न भी आ गया, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो किसके टाइम पे थे दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही सबसे अधिक गुलाम भी थे। 59 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक, रोजगार कार्यालय, सिंचाई कर, ये सब किसने शुरू किया, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन आपका है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा। दारुल शफा क्या था दोस्तों, एक खैराती अस्पताल था। 60 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ये एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट देख लेते हैं उसका क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, किसने आगरा नगर की स्थापना की। तो किसने आगरा नगर की स्थापना की, मुझे बताइए जल्दी से। आगरा नगर की स्थापना दोस्तों किसने की, ये की थी आपके सिकंदर लोदी ने। किसने की, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगी यहाँ पर, अभी क्वेश्चन अच्छा आएगा तो मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने की। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो तूतीय हिंद किसको कहा जाता है दोस्तों, अमीर खुसरो को कहा जाता है। 62 का क्या हो जाएगा, 62 का आपका ए हो जाएगा। तूतीय हिंद के नाम से कौन फेमस है, तूतीय हिंद के नाम से फेमस है आपके अमीर खुसरो। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो 63 का ये भी याद रखिएगा, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे। और किस बोली की विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है, किसके, किस भाषा में, तो इन्होंने खड़ी बोली में, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इन्हों तूतीय हिंद भी बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है इन्हें, तूतीय हिंद। क्या बोलते हैं, तूतीय हिंद, सॉरी तूतीय हिंद बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम। इनका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, काशगंज, आप जानते होंगे शायद आप लोग, कासगंज में पटियाली नामक स्थान पर इनका हुआ था जन्म। ठीक है, कासगंज में पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। और क्या बताया मैंने इनके बारे में, खड़ी बोली पे विशेष ध्यान दिया इन्होंने, और तूतीय हिंद बोला था। किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी बताइए। 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 का सी हो जाएगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ, खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ, राणा सांगा पराजित हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको पता है, बहुत फेमस है। 65 का क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1576 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था देखिए दोस्तों, मेन इसका उद्देश्य था राणा प्रताप को झुका देना। ठीक है, अपने अधीन लाना, यही मेन वो था। तो उसके लिए किसको भेजा था उन्होंने, अकबर ने भेजा था, किसको, मान सिंह को भेजा था। किसको भेजा था, मान सिंह को भेजा था, मान सिंह। ठीक है, किस लिए, राणा प्रताप को झुकाना मेन मोटिव था इसका। 1576 में ये हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया। दीन इलाही का प्रचार दोस्तों किसने किया था, अकबर ने किया था। दीन इलाही क्या था कि सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए उसने इसका स्टार्टिंग की थी। और इसे क्या बोलते हैं, दीन इलाही। और सबसे ज़्यादा ये अकबर के टाइम में इस धर्म की स्टार्टिंग हुई थी। और क्या इसको किसने शासक किया ने बताया था, तो आप बताएंगे शासक का नाम अकबर था। ठीक है, इसी में अगर पूछा जाए आपसे एक और चीज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इनका नाम, भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि राजस्व व्यवस्था कौन संभालता था अकबर के विभाग में, उनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था, टोडरमल। टोडरमल का संबंध किससे आप बताएंगे, भू राज्य व्यवस्था से संबंधी, या फिर इनको बोल सकते हैं अर्थ मंत्री थे ये आपके। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में एक तरह समझिए काम करते थे। कौन, टोडरमल। नेक्स्ट देख लीजिए, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए अकबर का मकबरा कहाँ पर है, आप लोग जल्दी से बताइए मुझे। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, आप लोग आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं जो आपको आंसर आता हो। बताइए क्या है इसका, 67 का क्या हो जाएगा, इसका है सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, और किसका, अकबर ने क्या क्या निर्माण करवाया था, अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, किसका निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजे का करवाया था। फतेहपुर सीकरी में आपको पता है कि गुजरात विजय की उसके वो कराई थी स्थापना, गुजरात विजय की थी और फतेहपुर सीकरी बनाया था उन्होंने आगरा में। ठीक है, आगरा में फतेहपुर सीकरी आप देखते हैं रास्ते में पड़ता होगा। ठीक है, तो उसकी स्थापना कराई थी। बुलंद दरवाजे की स्थापना कराई थी इन्होंने, क्या कहते हैं, अकबर ने ही। और इनका मकबरा कहाँ है, इनका मकबरा दोस्तों सिकंदरा में है। ठीक है, पंचमहल बनवाया था, कई चीज़ें बनवाई थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है।
तो महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक दोस्तों रज्मनामा है। और किसने किया था इसका फारसी अनुवाद? फैजी ने। किसने किया था? फैजी ने किया था। ठीक है, फैजी ने किया था और नाम क्या है? रज्मनामा है। अगर हम ऐसे ही पूछ लें कि आपसे कि रामायण का किसने करवाया, अनुवाद किसने किया था, तो आप बताएंगे बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी। बदायूनी ने क्या किया था? रामायण का फारसी अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था? रामायण का फारसी अनुवाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? बताइए। ये शुरू की थी दोस्तों जहांगीर ने। ये जहांगीर की प्रथा है। 69 का बी हो जाएगा। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। ठीक, अब हम अगर यहाँ बात करें दोस्तों आपसे कुछ चीज़ों की, क्या खानवा का युद्ध मैंने बताया किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ठीक, मैंने पीछे बताया था आपको। फिर अगर पूछूं मैं खुसरो का विद्रोह किसके टाइम पे हुआ, तो खुसरो का विद्रोह किसके टाइम पे हुआ? जहांगीर का बेटा था खुसरो और उसने विद्रोह कर दिया था उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? शाहजहां के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? शाहजहां के टाइम पे हुआ था। दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा शिकोह ने इसका फारसी अनुवाद किया था। ठीक, 70 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 70 का आपका सी हो जाएगा। और एक और बात बोलो, और एक बात और बताऊंगी यहाँ से। शाहजहां के टाइम में ना बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, जैसे कि ताजमहल आप जानते ही हैं, जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ था। ऐसे कई चीज़ों का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद लाल किले का भी निर्माण हुआ था इसके टाइम पे, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगों का निर्माण शाहजहां के टाइम पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद इसने, हाँ अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर आधा बताया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया दोस्तों? दारा शिकोह ने किया था। क्या ना, किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। और इस बुक का नाम क्या था? सिर्रे अकबर। जो फारसी अनुवाद हुआ था उसका नाम क्या था? सिर्रे अकबर, ये नाम था, सिर्रे अकबर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन दिए हुए, फटाफट से अगर आपको आता होगा तो आप जान जाएंगे, नहीं आता होगा तो मेरा वेट करेंगे। इसका क्या होगा? इसका होगा डी। औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में क्या हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ। ईयर था 1658। इस समय क्या हुआ? धर्मत का युद्ध लड़ा गया। क्या लड़ा गया? धर्मत का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा दोस्तों किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। एक क्वेश्चन और औरंगजेब के लिए हमेशा पूछा जाता है, किस मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के टाइम में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आप बताएंगे औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में क्या था? सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब को क्या बोला जाता था दोस्तों? औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था। इसने अपनी बीवी के ही लिए क्या बनवाया था? बीवी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, बीवी का मकबरा बनवाया था। इनकी पत्नी का नाम था राबिया उद दौरानी। उन्हीं के मकबरे का निर्माण इन्होंने कहाँ करवाया था? ये निर्माण करवाया था दोस्तों औरंगाबाद में। कहाँ करवाया था? औरंगाबाद में करवाया था। ठीक, औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हुमायूं नामा की रचना, अच्छा ये जो मैंने मकबरा बताया आपको, ये बीवी का मकबरा जो औरंगाबाद में, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। और किसका मकबरा बताया मैंने? औरंगजेब की बीवी का था, राबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक, औरंगजेब की बीवी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो किसने की दोस्तों हुमायूं नामा की रचना? 73 का क्या ऑप्शन होगा? जल्दी से बता दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा लगभग। क्या है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या किया था? हुमायूं नामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने क्या किया? हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद अनवरे सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवरे सुहाइली नामक ग्रंथ जो है दोस्तों वो पंचतंत्र का अनुवाद है। 74 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पंचतंत्र का अनुवाद है। और ये किसने किया था दोस्तों? किसने किया था इसको फारसी अनुवाद? दोस्तों इसका अनुवाद जो है वो किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल। ला है ये, अबुल फजल ने किया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? तो मुगलों की अदालत में दोस्तों जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी। 75 का क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका काफ़ी क्विक रिवीजन करा दिया होगा। कई क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया है और आपको समझ में भी इससे आ रहा हो कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं और कितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग साइंस का भी लेकर आएंगे और भी चीज़ों का लेकर आएंगे। क्विक रिवीजन ही अब होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इस समय क्लासेस में। आपको अगर चैनल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा।
करंट अफेयर से लेकर सब कुछ और PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने आपको PDF प्रोवाइड की है। धन्यवाद।